आज के क्लास में हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के विशेषताओं को समझने का एक सार्थक प्रयास करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। ध्यान से हमारे हर बात को आप सुनिए। इससे जितनी भी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकता है, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम ढूंढ के निकालने का प्रयास करेंगे। आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि अभी झारखंड में हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों के बहाली की प्रक्रिया के लिए सरकार प्रयासरत है। हम लोग अपने पढ़ाई के क्रम को एकदम धारदार बना के रखें। हम लोग अपने विषय वस्तु से अप टू डेट हो जाएं, ताकि बहाली को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अवसर में तब्दील कर सकें। चलिए, हम आपके इस व्यू को ध्यान में रखते हुए अपने क्लास को पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव जरूरतों को पूरा करने के लायक बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग अभी पूर्व प्रतियोगिता के बाजार और पूर्व प्रतियोगिता के बाजार के विशेषताओं को समझने का प्रयास करें। हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं कि कंपटीशन के आधार पर बाजार को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, एकाधिकार का बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। हम लोग ये भी समझे थे कि अल्पाधिकार का बाजार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार और द्वाधिकार का बाजार ये कहीं न कहीं अपूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के ही एक पार्ट हैं। चलिए, हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता को समझें। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट बाजार की एक ऐसी संरचना है, बाजार का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत अधिक संख्या में होते हैं। हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की पहली विशेषता ये देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें क्रेताओं की संख्या और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस बाजार में क्रेताओं की संख्या अनगिनत हो, जहां खरीदने वाले बहुत अधिक संख्या में हों, वहां एक क्रेता मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है। जहां विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होगा, उस बाजार में एक विक्रेता पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकेगा। हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चले। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में हम लोग जो पहला बात समझे कि यह बाजार की ऐसी संरचना है जिसमें क्रेता अधिक होते हैं और विक्रेता भी अधिक होते हैं। इसलिए एक क्रेता मांग को प्रभावित नहीं कर सकता है और एक विक्रेता पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की पहली विशेषता हम लोग क्या देखिए, तो इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होता है। तो पहली विशेषता पर हम लोग चर्चा कर लिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेता भी अधिक होंगे और विक्रेता भी अधिक होंगे। इसकी दूसरी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों ही बाजार की पूर्ण जानकारी रखते हैं। दूसरी विशेषता
विशेषता देखें कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसमें क्रेता और विक्रेता बाजार की पूरी जानकारी रखते हैं। मतलब हम लोग जो दूसरी विशेषता देखें कि बाजार का पूर्ण ज्ञान, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। तो दो विशेषता हम लोग देख लिए कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें क्रेता भी अधिक होगा और विक्रेता भी अधिक होगा और क्रेता और विक्रेता बाजार की पूरी जानकारी रखते हैं। तो दो विशेषता को हम लोग समझ लिए। चलिए हम लोग तीसरे विशेषता को समझने का प्रयास करें। तीसरी विशेषता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है उस पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में वस्तु विभेद और कीमत विभेद नहीं पाया जाता है। तीसरी विशेषता देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में समान वस्तुएं और उनका समान कीमत पाया जाता है। यहां थोड़ा सा हम लोग वस्तु विभेद को समझने और कीमत विभेद को भी समझने। आखिर वस्तु विभेद है क्या? वस्तु विभेद का मतलब है एक ही वस्तु है, उसका रंग बदलकर, उसका आकार बदलकर, उसका सुगंध बदलकर, उसका पैकिंग बदलकर, उसका नाम बदलकर वस्तु विभेद किया जाता है। और कीमत विभेद का दो मतलब है कि एक वस्तु का कीमत दो प्रकार के ग्राहकों से अलग अलग लिया जाना, यह कीमत विभेद है। एक ही वस्तु का दाम दो ग्राहकों से अलग अलग लिया जाना और एक ही वस्तु का दाम दो तरह के बाजारों में अलग अलग रखना, ये कीमत विभेद है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार होता है उसमें वस्तु विभेद भी नहीं पाया जाता है और कीमत विभेद भी पाया नहीं जाता है। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में कह लें, यहाँ समान वस्तुएं और समान कीमत पाया जाता है। चलिए पूर्ण प्रतियोगिता के चौथे विशेषता की ओर हम लोग आए। चौथी विशेषता है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार का, यहाँ फर्म कीमत स्वीकारक होता है। कीमत स्वीकारक होता है मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उद्योग जो कीमत निर्धारित करता है, उद्योग जो कीमत तय करता है, उसी कीमत को उस उद्योग की सभी फर्में स्वीकार कर लेती है। इसका मतलब है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसमें फर्म और उद्योग में अंतर होता है। फर्म उद्योग की एक छोटी इकाई है। बहुत सारी फर्मों, समान उत्पादन करने वाली बहुत सारी फर्मों के मिलने से एक उद्योग बनता है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि जो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है उसमें फर्म कीमत स्वीकारक होगा और उद्योग कीमत निर्धारक होगा। चलिए एक बार आपको फिर से दोहरा लें। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के संदर्भ में हम लोग पहली बात देखें कि इसमें क्रेता अधिक होंगे और विक्रेता भी अधिक होंगे। क्रेता और विक्रेता बाजार की पूरी जानकारी रखेंगे। यहाँ वस्तु विभेद नहीं पाया जाएगा और यहाँ कीमत विभेद भी नहीं पाया जाता है। और इसकी चौथी विशेषता देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म कीमत स्वीकार करता है, कीमत का निर्धारण नहीं करता है। कीमत का निर्धारण किसके द्वारा? तो उद्योग के द्वारा होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की पांचवी विशेषता है कि कीमत का निर्धारण, पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कीमत का निर्धारण कैसे होता है? तो कीमत के निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों
सापेक्षिक शक्तियों से होता है। जहां मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, उसी संतुलन बिंदु पर संतुलन कीमत का निर्धारण होता है। हम लोग 5 विशेषता देख लिए। अब चलिए इसके छठी विशेषता की ओर हम लोग आए। पूर्व प्रतियोगिता के बजाय के छठे विशेषता की ओर हम लोग अपने चर्चा को केंद्रित करें। छठा विशेषता है कि पूर्व प्रतियोगिता के बाजार में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पूर्णतः गतिशील होते हैं। उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसको समझ लीजिए। ये उत्पादन के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। इसका क्या मतलब है कि पूर्व प्रतियोगिता के बाजार में उत्पादन के साधन एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। जैसे कोई लेबर अगर कपड़ा उद्योग में लगा हुआ है, वो लेबर अगर सीमेंट उद्योग में जाना चाहे तो जा सकता है। जो पूंजी हम सीमेंट उद्योग में लगाए हैं, उस पूंजी को अगर हम कपड़ा उद्योग में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो हम लोग इसकी छठी विशेषता देखें कि पूर्व प्रतियोगिता का जो बाजार है उसमें उत्पादन के साधन स्थिर नहीं होते हैं बल्कि गतिशील होते हैं। एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ये जा सकते हैं। चलिए इसकी 7वीं विशेषता को हम लोग समझने का प्रयास करें। परिवहन लागत शून्य होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के बारे में एक धारणा है कि यहाँ उद्योग की सभी फर्में आसपास में होते हैं, नजदीक होते हैं। इसलिए यहाँ परिवहन लागत, यातायात लागत नहीं लगता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वह कौन सा बाजार है जिसमें परिवहन लागत शून्य होता है। तो हम लोग देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में परिवहन लागत को शून्य मान लिया गया है। चलिए इसकी 8वीं विशेषता की ओर हम लोग आए। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है और निकलने की स्वतंत्रता होती है। मतलब पूर्व प्रतियोगिता के बाजार में उद्योग में कोई भी नई फर्म शामिल हो सकता है और कोई भी पुरानी फर्म उद्योग से बाहर निकल सकता है। तो हम लोग ये चर्चा किए कि जो पूर्व प्रतियोगिता का बाजार है उसमें कोई भी नया फर्म उद्योग में आ सकता है, कोई भी पुराना फर्म उद्योग से बाहर जा सकता है। यहाँ परिवहन लागत क्या होता है तो शून्य होता है। उत्पादन के साधन क्या होते हैं तो गतिशील होते हैं। एक उद्योग से दूसरे उद्योग में जा सकते हैं। समान कीमत और वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। क्रेता विक्रेता अधिक होते हैं और बाजार की पूरी जानकारी रखते हैं। चलिए पूर्व प्रतियोगिता के बाजार के एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता जिसे कई बार ऑब्जेक्टिव रहे हैं उसको समझने का प्रयास करें। पूर्व प्रतियोगिता के बाजार की एक 9वीं विशेषता है कि यहाँ मांग वक्र कैसा होता है तो मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्व प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र पूर्णतः
इसको ध्यान से देखा जाए कि मांग वक्र के पूर्णतः लोचदार होने का क्या मतलब है। हम लोग ये चर्चा किए थे कि टी आर, ए आर और एम आर में मांग वक्र कौन होता है, तो मांग वक्र होता है ए आर वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की एक विशेषता है कि यहाँ मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्णतः लोचदार का मतलब है कि यहाँ मांग वक्र एक अक्ष के समानांतर होगा, क्षैतिज होगा, ED इक्वल टू इंफिनिटिव होगा। ध्यान से सुनिएगा, हम चर्चा किए कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, अर्थात मांग वक्र क्षैतिज होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, ED इक्वल टू इंफिनिटिव होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की विशेषता हम लोग देखें, यहाँ AR इक्वल टू MR इक्वल टू P, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में औसत आगम, सीमांत आगम किसके बराबर होंगे, तो ये कीमत के बराबर होंगे। चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझें। एक्स एक्सिस में बेची गई वस्तु की मात्रा है, इधर है आउटपुट और इधर है रेवेन्यू। डायग्राम से पता चल रहा है यहाँ मांग वक्र पूर्णतः लोचदार है, एक्स अक्ष के समानांतर है या क्षैतिज वक्र है। हम लोग देखें पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर और एम आर किसके बराबर, तो पी के बराबर। इसको साबित भी कर लें। ए आर निकालने का फॉर्मूला है पी आर बाई क्यू और पी आर निकालने का फॉर्मूला है पी इंटू क्यू। तो ए आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं पी इंटू क्यू बाई क्यू। क्यू और क्यू कर दिया तो ए आर इक्वल टू पी। अब हम लोग एम आर को भी साबित करें कि ये पी के बराबर होता है। एम आर निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू। चलिए एम आर इक्वल टू हम लोग डेल्टा टी आर की जगह में पी इंटू क्यू लिख सकते हैं बाय डेल्टा क्यू। हम लोग अभी समझे थे कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होता है, कीमत निर्धारक नहीं होता है। मतलब कोई भी फर्म पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कम बेच सकता है, ज्यादा बेच सकता है, लेकिन कीमत में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो भी कीमत में वह परिवर्तन नहीं कर सकता है, किसमें परिवर्तन कर सकता है, तो क्यू में। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ये कट गया तो साबित हो गया एम आर इक्वल टू पी। इस तरह से हम लोग साबित कर दिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ए आर इक्वल टू एम आर होता है और ये कीमत के बराबर होता है। चलिए हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार से और क्या प्रश्न निकल सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां से बनेगा, इसको ध्यान से आप देखिएगा। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ये शायद 9वीं या 10वीं विशेषता होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में अल्पकाल में फर्म को 3 चीज मिल सकता है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को 3 चीजों में कुछ भी मिल सकता है। मतलब या तो असामान्य लाभ,
असामान्य लाभ मिल सकता है, अल्पकाल में ही उसको सामान्य लाभ मिल सकता है, और असामान्य हानि भी मिल सकता है। असामान्य हानि हम लोग देखें कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या असामान्य हानि में से कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जैसे ही बात दीर्घकाल की आएगी, दीर्घकाल, तो पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में जो फर्म काम कर रहा होता है उसे सिर्फ क्या मिलता है, तो सामान्य लाभ। ये बात बहुत नोटिस करने वाला है। प्रश्न रहेगा कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को प्राप्त होता है असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, असामान्य हानि, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखें कि दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ मिलता है, अल्पकाल में तीनों में कुछ भी मिल सकता है। तो हमसे बहुत सारे बच्चे हमेशा ट्रिक की बात करते हैं कि सर कोई शॉर्टकट ट्रिक बताइए जिससे हम ऑब्जेक्टिव सही कर लें। हम वैसे बच्चों को हमेशा ये बात कहते हैं कि अर्थशास्त्र में शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में न रहें, चीज़ों की एक बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास करें। अगर एक बेहतर समझ होगा तो प्रश्न चाहे जैसे घुमाएगा, प्रश्न में चाहे आपसे जो भी पूछना चाहेगा, आप उसका उत्तर देने में समर्थ रहिएगा। लेकिन सिर्फ अगर ट्रिक के चक्कर में आप रहेंगे तो क्वेश्चन को घुमा देगा, तो वैसी स्थिति में आपका ट्रिक रखा का रखा रह जाएगा। इसलिए चीजों को विस्तृत रूप से एक समझ विकसित करने का प्रयास करें। चलिए, एक विशेषता यहाँ और है पूर्व प्रतियोगिता के बाजार से कि हम लोग ये चर्चा किए थे कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में उद्योग में कोई भी नया फर्म प्रवेश कर सकता है और निकल सकता है। हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि यह विशेषता सिर्फ अल्पकाल, ये विशेषता सिर्फ दीर्घकाल के लिए है, अल्पकाल के लिए नहीं है। ध्यान से फिर से सुनिएगा। प्रश्न था कि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में कोई भी फर्म उद्योग में आ सकता है, कोई भी फर्म उद्योग से जा सकता है। किस समय अवधि में? तो दीर्घकाल में। अल्पकाल में स्वतंत्र प्रवेश और स्वतंत्र निकलने की आजादी नहीं होती है। तो यहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि क्या दीर्घकाल में, क्या अल्पकाल में कोई फर्म उद्योग से बाहर जा सकता है या आ सकता है? तो यहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग देखें कि अल्पकाल में कोई नया उद्योग, कोई नया फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये विशेषता कब के लिए था? तो दीर्घकाल के लिए था। हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार को बेहतर तरीके से समझ लिए, इसके विशेषताओं को भी हम लोग देख लिए। अब अगले क्लास में हम लोग अल्पकालीन संतुलन और दीर्घकालीन संतुलन पर चर्चा करेंगे। हम लोग अगले क्लास में ये भी चर्चा करेंगे कि कोई फर्म उत्पादन बंद कब करता है या उद्योग से बाहर कब निकल जाता है। ये चर्चा हम लोग अगले क्लास में केंद्रित करेंगे। आप लोग अपने पढ़ाई के क्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।